बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ़, जो कि हमारी 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक आई है, उसमें चैप्टर नंबर 3 में ये शामिल है। क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो नेस्टेड इफ़ जो है यानी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली इसको लिखा गया है। इसके हवाले से हमने सी लैंग्वेज के मुताबिक नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए ईजी वर्डिंग में, शॉर्ट लॉन्ग MCQs एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ जिसमें सॉल्व हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जितने भी लेक्चर्स हैं इस पूरी बुक के वो एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं मैंने, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया, वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमने दो स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इफ़ और इफ़ एल्स। इफ़ के बारे में पढ़ा हमने, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ लिया हमने। इफ़ एल्स के प्रोग्राम्स भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए, अगर आपने नहीं देखे तो उसको लाजमी चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो डिटेल से मैंने उसके प्रोग्राम समझाए हुए हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। याद रखिएगा कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये इफ़ एल्स की तरह स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ये है तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरह ही, लेकिन ये इफ़ और इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को मिलाकर बनता है। इससे मुराद ये है कि अगर हम एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर को किसी दूसरे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दें तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड का क्या मतलब है कि एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर बनाया, यानी आपने एक इफ़ की कंडीशन लगाई है, उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ़ की कंडीशन लगा दी है। यानी हम कह सकते हैं कि इफ़ वी ऐड इफ़ statement inside another if statement then this is called nested selection structure। तो इसे हम nested selection structure कहेंगे। इसमें इस तरह से होता है, इसका मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ, फिर प्रोग्राम से एक एग्जांपल करेंगे जो बुक में उसने दी हुई है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली, तो उसको फिर समझ लीजिएगा। पहले इसका सिंटेक्स समझिएगा ज़रा। हम लिखते हैं इफ़ के आगे लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन लगाने के बाद इफ़ की बॉडी बनाई और इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दी, इफ़, उसके आगे भी लगा दी कंडीशन और उसकी भी बॉडी बना दी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा एल्स, और एल्स की भी बॉडी बनाई, और एल्स के अंदर भी अगर इफ़ की ज़रूरत है तो लगा सकते हैं इफ़ की कंडीशन, ठीक है। ज़रूरत है तो लगा सकते हैं, नहीं ज़रूरत तो नहीं लगानी है, यानी एल्स के अंदर भी इफ़ एक और लगाया जा सकता है। तो ये देखें, ये आउटर इफ़ है, बाहर वाला इफ़ है, और ये अंदर वाला इफ़ है। अंदर वाले इफ़ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, उसने कब चलना है, जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी और ये भी होगी। यानी होगा क्या कि पहले इस स्टेटमेंट को, इसके आगे जो कंडीशन है इसको टेस्ट करेगा, इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी में आ जाएगा, जब बॉडी में आएगा तो उसको एक और इफ स्टेटमेंट मिलेगी, उसकी भी कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसी तरह से अगर उसने इसको टेस्ट किया और इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर इस बॉडी में नहीं गया, तो अंदर वाले इफ़ को भी उसने टेस्ट नहीं किया। और जब बाहर वाला इफ़ फॉल्स हो गया तो एल्स को तो उसने चलाना ही चलाना है। एल्स में आया और अंदर एक और कंडीशन लगी है, इसको टेस्ट करेगा और फिर इसकी बॉडी को चलाएगा। अगर अंदर वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर इसकी बॉडी को नहीं चलाएगा। और याद रखिएगा कि जब हम नेस्टेड इफ़ लगाते हैं, यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाते हैं, तो उसका भी अंदर एल्स लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इफ़ कंडीशन, इसकी मैंने बॉडी बनाई और अंदर एक और हमने लगा दी कंडीशन, और इसकी भी बॉडी बनाई, इसके अंदर स्टेटमेंट, और अंदर एक और एल्स लगा दिया जो कि अंदर वाले इफ़ के साथ है, और फिर ये आउटर इफ़ की बॉडी क्लोज की और फिर उसी तरह से एल्स लगाकर उसकी बॉडी बना दी। ज़रूरत है तो यहाँ भी इफ़ लगा सकते हैं, नहीं ज़रूरत तो नहीं लगाते, ठीक है। तो ये आउटर इफ़ है, बाहर वाला इफ़ है, और ये अंदर वाला इफ़ है, और ये अंदर वाला एल्स है। ये जो एल्स है बाहर वाला, इसका ताल्लुक इस इफ़ के साथ है। ताल्लुक से क्या मुराद है कि इसने तब चलना है जब इसने फॉल्स होना है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, जो इफ़ के अंदर इफ़ एल्स है, अंदर वाला एल्स जो है उसका ताल्लुक इस इफ़ के साथ है। मिसाल के तौर पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में आ गया, बॉडी में आया तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, अगर फॉल्स हो जाती है, अंदर वाली कंडीशन फॉल्स, तो फिर इस एल्स ने नहीं चलना, अंदर वाले एल्स ने नहीं चलना, क्योंकि अंदर वाले एल्स का ताल्लुक अंदर वाले इफ़ के साथ है। तो मज़ीद और भी इसके अंदर
नेस्टिंग कर सकते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ मज़ीद लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फ़िलहाल हमने इसको समझना था कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैं प्रोग्राम की एक एग्जांपल बुक में जो हुई है वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ भी आ जाएगी और उस प्रोग्राम की भी समझ आ जाएगी। तो वो जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और समझा देता हूँ। पहले तो आप उसकी ज़रा स्टेटमेंट को समझिएगा कि स्टेटमेंट क्या है, हमने इस प्रोग्राम में एक्चुअली करना क्या है। ठीक है जी, स्टेटमेंट में रीड करने लगा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। वो कहता है एन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कंपनी कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। वो कहता है एक इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पर जो बिल कैलकुलेट किया जाता है, हमें जो बिजली का बिल आता है उसकी भी कैलकुलेशन होती है। इसी तरह से वो कहता है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू, यानी बिल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, यानी कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है यूनिट की प्राइस से। जैसे यूनिट अगर 12 रुपये का है तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 50 यूनिट यूज़ हुए हैं तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे वो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स। अब दो तरह के यूज़र होते हैं बिजली के, एक कमर्शियल होते हैं, ठीक है, जो कारोबार कर रहे होते हैं, ठीक है, जो जैसे दुकानों पे जो बिजली यूज़ करते हैं उनके ज़रा रेट हाई होते हैं, और जो हाउस यूज़र्स होते हैं जिसे होम यूज़र्स भी कहते हैं उनका जो रेट है वो थोड़ा सा कम होता है। दोनों का डिफरेंट रेट है, नीचे उसने रेट दिया हुआ है। वो कहता है अगर यूनिट्स जो हैं वो 200 से कम या इक्वल हैं तो फिर किसके लिए, किन यूज़र्स के लिए, होम यूज़र्स के लिए ये क्राइटेरिया है। पहला जो टेबल आपको नज़र आ रही है होम यूज़र्स के लिए। अगर यूनिट्स 200 से कम या 200 के इक्वल हैं, 200 से ज़्यादा नहीं है, लेस या इक्वल हैं, तो पर यूनिट के हिसाब से उनको 12 रुपये पड़ेंगे, यानी फिर एक यूनिट जो है वो 12 रुपीज़ का होगा। तो फिर जितने यूनिट्स होंगे, लाइक 150 अगर यूनिट्स हैं तो उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि अगर 200 से ग्रेटर लेकिन 400 से लेस या इक्वल, यानी 201 से लेकर 400 के दरमियान अगर यूनिट्स हैं तो उसका रेट होगा 15 रुपये। और अगर यूनिट्स 400 से ज़्यादा हैं तो फ़ी यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से 20 रुपये चार्ज होंगे। कमर्शियल यूज़र जो है उनका रेट थोड़ा डिफरेंट है, उसमें यह है कि 200 से लेस या इक्वल हैं अगर यूनिट्स तो 15 रुपये, अगर 201 से 400 तक। इसमें आप देखें यूनिट्स ग्रेटर दैन 200 लिखा हुआ है। ग्रेटर दैन का मतलब है कि 200 शामिल नहीं है, 200 पीछे वाले में शामिल था, जो पिछला हमने यूनिट पढ़ा 200 से लेस या 200 के इक्वल है तो फिर 15 के हिसाब से। लेकिन अगर 200 से ग्रेटर है यानी 201 से लेकर 400 तक, 400 भी शामिल है, तो फिर 20 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा एक यूनिट। और अगर यूनिट्स 400 से ज़्यादा हैं तो फ़ी यूनिट को जो है उसका रेट होगा 24, यानी फिर हम यूनिट्स को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका प्रोग्राम समझिएगा ज़रा। देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए। एक वेरिएबल हमें वो चाहिए जिसमें हमने यूज़र से यूनिट्स पूछने हैं कि भाई यूनिट्स तुमने कितने कंज्यूम किए, ठीक है। तो उसके लिए हमने इंटीजर के तौर पे यूनिट्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस से मुराद है जो भी यूनिट की प्राइस होगी। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर यूनिट 200 से कम या इक्वल हैं तो होम यूज़र्स के लिए 12 जबकि कमर्शियल के लिए 15। तो अभी हम चेक करेंगे पहले कि इसके यूनिट्स कितने, फिर यूनिट की प्राइस जो है वो इस वेरिएबल में डालेंगे, यूनिट प्राइस वाले वेरिएबल के अंदर। और एक वेरिएबल हमें चाहिए जिसमें हमने बिल कैलकुलेट करके फाइनल आंसर स्टोर करना है कि भाई तुम्हारा इतना बिल है। उसके लिए बिल के नाम से वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। उसके बाद एक हमें वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने पहले उससे पूछना है कि ये कमर्शियल यूज़र हो तुम या फिर होम यूज़र हो। कमर्शियल के लिए हम कहेंगे सी एंटर कर दो और होम के लिए एच एंटर कर दो। तो सी और एच चूँकि करैक्टर हैं तो करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा यूज़र टाइप, ठीक है। प्रिंट एफ में मैसेज शो किया सबसे पहले प्लीज़ एंटर एच फॉर होम यूज़र एंड सी फॉर कमर्शियल यूज़र। यूज़र को मैसेज शो किया भाई कि अगर तुम होम यूज़र हो तो एच का बटन प्रेस करो और अगर कमर्शियल यूज़र हो तो सी का बटन प्रेस कर दो ताकि हमें पता चले कि तुम कौन से यूज़र हो। उसके बाद उस हिसाब से हम तुमसे पैसे चार्ज करें और तुम्हारा बिल कैलकुलेट करें। तो स्कैन एफ में हमने %C लगाकर यूज़र टाइप वाले वेरिएबल के अंदर, जो कि करैक्टर टाइप का वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, उसमें हमने इनपुट ले ली। उसके बाद मैसेज शो किया प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि भाई जो तुमने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, जितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं अब बताओ वो कितने।
और वो किस में स्टोर करने हैं, हमने यूनिट्स वाले वेरिएबल के अंदर, और स्कैनएफ में हमने यूनिट्स वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले ली। परसेंटेज डी इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटीजर टाइप का था। अब यहाँ पर नेस्टेड इफ़ यूज़ होगा। पहले हम ये चेक करेंगे कि यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि ये यूज़र कौन सा था, होम यूज़र है या कमर्शियल यूज़र है। फिर उसके मुताबिक उसकी यूनिट प्राइस सेट करके तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखें ज़रा, इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, इफ़ यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 200, अगर यूनिट्स जो हैं 200 से लेस या इक्वल हैं तो फिर क्या करो, इफ़ की बॉडी में एक और इफ़ लगाया हुआ उसने, और उस इफ़ में उसने क्या लिखा, यूज़र टाइप इक्वल्स टू एच। अगर यूज़र की टाइप एच के इक्वल है यानी होम यूज़र है। डबल इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है। और एच को हमने सिंगल कोट्स में क्यों लिखा, क्योंकि करैक्टर है, ठीक है। वो कहता है अगर यूज़र टाइप की वैल्यू जो कि यूज़र ने एंटर किया था, एच एंटर किया था उसने होम के लिए, और अगर वो कमर्शियल यूज़र था तो उसने एंटर करना था सी। तो वो कहता है अगर यूज़र टाइप की वैल्यू एच है तो फिर यूनिट प्राइस को क्या वैल्यू दे दो, 12, क्योंकि अभी हमने पीछे टेबल में पढ़ा ना कि उसने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर ये होम यूज़र है और 200 से लेस या इक्वल यूनिट्स हैं तो 12 रुपये के हिसाब से इसे चार्ज करना, तो यूनिट प्राइस 12 होगी। एल्स इफ नहीं, तो अगर ये एल्स इफ किसके साथ है, अंदर वाले इफ़ के साथ है, ठीक है। वो कहता है एल्स इफ यानी अगर एच नहीं है, यूज़र टाइप सी के इक्वल है, अगर एच नहीं है वो क्या है, सी के इक्वल है, तो यूनिट प्राइस क्या कर दो, 15 कर दो, ठीक है। अब आगे लगा हुआ है एल्स इफ। अब ये वाला एल्स इफ आउटर इफ के साथ है, बाहर वाले इफ के साथ इसका ताल्लुक है। तो वो कहता है कि अगर यूनिट प्राइस जो है वो 200 से ग्रेटर है एंड यूनिट प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 400 है, यानी 200 से ग्रेटर और 400 से कम या इक्वल है, तो फिर क्या करो, फिर चेक करो। अब दोबारा से अंदर एक और इफ लग गया, अब एक और चेक लगा हुआ है, एक और कंडीशन अंदर लगी हुई है वही वाली कि अगर यूज़र टाइप एच है तो यूनिट प्राइस 15 कर दो, और अगर एल्स इफ यूज़र टाइप सी है तो यूनिट प्राइस 20 कर दो। और फिर लगा दिए एल्स। इस एल्स का ताल्लुक बाहर वाले इफ़, एल्स इफ और एल्स के साथ है, ठीक है। हम एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगाकर जितनी मर्जी कंडीशंस लगा सकते हैं और एट द एंड एल्स लगा देते हैं। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एट द एंड एल्स ज़रूर चलेगा, यानी अगर यूनिट्स जो हैं वो 200 से लेस या इक्वल नहीं है और यूनिट्स 200 और 400 के दरमियान में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर वो 400 से बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे यूनिट्स, ठीक है। तो फिर एल्स में आएगा। और यहाँ पे फिर उसी तरह से चेक किया, अगर यूज़र टाइप एच है तो यूनिट प्राइस 15 कर दो। ये ज़रा यहाँ करेक्शन कर लें, ये 15 नहीं बल्कि यहाँ पर अगर आप टेबल देखें तो यहाँ पे बनता है 20 रुपीज़, ठीक है। होम यूज़र्स के लिए अगर यूनिट्स ग्रेटर दैन 400 हैं तो 20 रुपीज़ बनते हैं उसके चार्जेस, तो यहाँ पे 15 की जगह 20 कर लें। और एल्स इफ अगर यूज़र टाइप की वैल्यू सी के इक्वल है तो फिर उसको यूनिट जो है, यानी अगर वो कमर्शियल है तो फिर यूनिट प्राइस क्या कर देनी, 24। यानी अब हमने यूनिट प्राइस सेट कर ली है, ठीक है, यहाँ कंडीशन लगाकर कि उसके यूनिट्स कितने हैं और वो कौन सा यूज़र है। हमने यूनिट प्राइस को वैल्यू दे दी उसके मुताबिक, और उसके बाद जब ये इफ़ की कंडीशन ख़त्म होंगी तो एंड पे आगे बिल का फॉर्मूला लगा हुआ है। बिल इज़ इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्राइस। बिल हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, बिल की वैल्यू क्या है, यूनिट्स जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस से। यूनिट प्राइस हमने सेट कर ली है कंडीशंस में कि वो कौन सा यूज़र है और कितने उसके यूनिट्स हैं उसके मुताबिक। तो बिल कैलकुलेट होगा और उसको मैसेज शो कर देंगे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इस परसेंटेज डी, और बिल की वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी जो कि हमने कैलकुलेट की। तो इस तरह से ये प्रोग्राम था, और आपने देखा कि इस प्रोग्राम के अंदर इफ़ के अंदर उसने इफ़ लगाया, इफ़ के बाद इफ़ एल्स लगाया हुआ है, ठीक है। फिर आउटर इफ़ के साथ एल्स इफ़, फिर आउटर इफ़ के साथ एल्स लगाया हुआ है। लास्ट वाले एल्स ने तब चलना होता है जब ऊपर वाले सारे इफ़ एल्स इफ़ फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। याद रखें हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ मल्टीपल लगाकर डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में इसी तरह से किया हुआ है। नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम आपकी बुक में यानी 10th क्लास की बुक में यही वाला था और कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैंने समझा दी है, वैसे पेपर में आने के इसके चांस बहुत कम है। तो नेस्टेड इफ़ की मेन डेफिनेशन और इसका जो सेंटेक्स है जो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह ये लिखा, ये ज़्यादा है, मैं लॉन्ग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ, इंशाल्लाह फिर समझ आ जाएगी। नहीं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग यू। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।